जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और इन जो सीरीज़ को जो कराया जा रहा है इनका रिवीजन कीजिएगा और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 39 के कई पार्ट हैं, जिसमें हम बात करेंगे 39 ए बी सी और डी की। आर्टिकल 39 ये कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कहा गया है 39 ए में। 39 बी कहता है कि जो हमारा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व है और इसका जो नियंत्रण है वो इस प्रकार से बटा हुआ होना चाहिए जिससे कि सामूहिक हितों को सर्वोत्तम साधन हम बना सकें। और साथ ही साथ इस खंड के अधीन ये कहा गया है कि उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य जो है वो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। ये कहा गया है 39 बी में। 39 सी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वितरण की बात करता है, यानी कि स्त्री और पुरुष इन दोनों को धन का समान वितरण होना चाहिए। जबकि 39 जो डी है ये बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन की, यानी कि जब स्त्री पुरुष का कार्य समान है तो समान वेतन ही उनका होना चाहिए, कहा गया है 39 डी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए जब हम संविधान का भाग 4 पढ़ते हैं तो भाग 4 में हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें शामिल हैं। इसी में आता है हमारा आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम सभा के गठन की, जबकि आर्टिकल 44 ये बात करता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता, जो कि भारत के गोवा राज्य में लागू है। और इसी के साथ जो अनुच्छेद हमारा 45 है इसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो दिलाना कर्तव्य है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 से बात करता है मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की, यानी कि राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में जो भी नशीले पदार्थ हैं, शराब है, मादक पदार्थ हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह अनुच्छेद 47 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद वन और वन्य जीवों से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 48 ए, अगर हम बात करें 48 ए की तो ये बात करता है वन और वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जबकि आर्टिकल 50 जो है ये बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की, यानी कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी से हमारी ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग कार्य करती हैं, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो भी संधि और समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, उसकी अभिवृद्धि को बनाए रखना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 की अभी हमने बात करी, ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा को उपलब्ध कराना माता पिता का कर्तव्य है। देखिए 3 आर्टिकल आप याद रखिएगा, ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित हैं। एक तो 21 ए, एक है आपका 45 आर्टिकल 45 और एक आर्टिकल अनुच्छेद 51 ए का के। ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो क्या है अभी देखते हैं। देखिए आर्टिकल 51 ए का के कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना ये किसका कर्तव्य होगा, तो ये माता पिता का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 51 ए के में। जबकि 21 ए के अंदर शिक्षा बच्चों के लिए दिया गया है, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये इसमें फंडामेंटल राइट है 21 ए के अंदर। जबकि 45 ए में ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करेगा, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 20 ये बात करता है दोहरे दंड के सिद्धांत से संरक्षण की, और इसी के साथ यहाँ पर दोष से सिद्धि के संबंधन में भी संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में आज़ादी देता है, और आर्टिकल
21 ही बात करता है हमारी राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार, और राइट टू चूज यानी कि चुनने के अधिकार की भी जो स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 21 में ही आती है, चाहे वो जीवन साथी चुनने का अधिकार हो या फिर किसी भी अपने नेता प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। देखिए, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 कहता है कि जो देश की हमारे राज्य की कार्यपालिका है या हमारे जो देश की कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। जबकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो हमारी विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, और इसी के साथ साथ जो दिल्ली और पुद्दुचेरी जो हमारी इनकी विधानसभा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि इलेक्टेड मेंबर हैं, केवल वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि यानी कि रीति या प्रणाली दी गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो किया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, बस राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य रहे, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन अभी इसमें से दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमें कोई सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। देखिए, राष्ट्रपति, अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की, तो जब राष्ट्रपति को चुना जाता है, इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, उसके बाद राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के तहत दिलाई जाती है, और ये दिलाने का काम होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जबकि राष्ट्रपति जो हैं ये अपना त्याग पत्र या अपना रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर पूछा है इनसे संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, तो यहाँ पर इनके विवाद से इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो इसका निपटारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। देखिए, संघ की कार्यपालिका का सबसे पहले आर्टिकल 52 के बारे में ही बात कर लेते हैं। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल की बात की गई है, और आर्टिकल 55 में उसके निर्वाचन की विधि दी गई है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े उन सभी में अब हमसे पूछा गया है राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता किस में दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दी गई है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति संबंधित योग्यता है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले से भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक शर्त ये भी है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इतनी बात क्लियर है। आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद यानी कि इसमें कह सकते हैं सीधे सीधे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो दिया गया है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है, और राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए आते हैं, और इससे पहले भी अगर वो चाहें तो अपना रिजाइन या रेजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र देकर भी वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है, जबकि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग
महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है। और महाभियोग की जो ये प्रक्रिया है ये संसद के द्वारा चलाई जाती है। और महाभियोग संसद के किसी भी सदन, चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा, किसी के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन जिस भी सदन के द्वारा से शुरू किया जाएगा उसके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर उस आरोप पत्र पर होने चाहिए। और फिर ये पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास ये 14 दिन तक रहता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा और 14 दिन के बाद यहाँ पर इस पर जिस सदन ने आरोप लगाया है उसी सदन में 14 दिन बाद ये आ जाता है और फिर इस पर अपना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और फिर जिस सदन ने आरोप लगाया था अगर उससे 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर ये नेक्स्ट अगले सदन में जाता है। और दूसरे सदन में जाने के बाद जिस सदन में ये जाएगा दूसरे सदन में, वहाँ पर ही राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है और उसी सदन में ही इस महाभियोग पर जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति पर उसकी जांच की जाती है दूसरे सदन में। और यदि दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का। सीजेआई को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजेआई। ये दोनों आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो सीजेआई दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री को चुना किसके द्वारा जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद का चुनाव भी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का जो चुनाव है वो भी कौन करते हैं? वो भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन के द्वारा चलाई जाती है? देखिए, अभी हमने देखा था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 61 के तहत किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई सा भी सदन लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।